नमस्कार, rocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। फिर 2 दिन का एक अंतराल आ गया, गैप आ गया। नॉर्मली मैं छुट्टी लेता नहीं और मैं बीमार भी नहीं होता हूं, लेकिन इस बार थोड़ा सा मामला गंभीर हो गया और इस बार जो तकलीफ़ मुझे हुई है वो तकलीफ़ थोड़ी अलग तरह की है, थोड़ी गंभीर है और ख़तरनाक स्तर तक भी ये मुझे प्रभावित कर सकती है। प्रदूषण के कारण खांसी, जुकाम, दूसरी समस्याएं तो चल रही थी जो काफ़ी हद तक ठीक हो गई हैं, लेकिन ये नई जो दिक्कत है ये थोड़ा सा गंभीरता से लेने वाली है। और दिक्कत क्या है, कैसी है, इस पे हम वीडियो जब ख़त्म होने वाला होगा तब चर्चा करेंगे, क्योंकि जो दर्शक खबर के लिए आए हैं उनको ये व्यक्तिगत चीज़ों से नहीं उकरना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ वो सारे मित्र, मुझे बहुत अच्छा लगा जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैंने यूट्यूब पे डाला तो जिन लोगों के पास मेरे नंबर थे, कई लोगों ने नीचे डिस्क्रिप्शन से नंबर लिया और मुझे फ़ोन किया। सबसे बात नहीं कर सकता था। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे नुस्खे बताए, किसी ने डॉक्टरों के नाम बताए, किसी ने कुछ बताया। दुर्भाग्य से ये थोड़ा सा मामला गंभीर था, इसलिए मैं किसी भी चीज़ पे अपने आप से अमल नहीं कर सकता था और डॉक्टर का जो निर्देश है मैं उसका ही पालन करने वाला हूँ आने वाले समय में। बहरहाल आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ की जिसको मैं 3 दिन इंतज़ार करता रहा कि अगर किसी चैनल पे कोई दिखा दे तो फिर मैं वीडियो ना बनाऊं, क्योंकि लोगों तक ये पहुंचना ज़रूरी है। और ये जो मसला है ये थोड़ा गंभीर है, भारत की राष्ट्रीय संप्रभुता से जुड़ा हुआ है, अडानी जी से भी जुड़ा हुआ है और कुछ ऐसी नीतियों से जुड़ा हुआ है जो इस देश को लगातार खतरे में डाल रही हैं, कर्जदार बना रही हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। दरअसल हम एक हेडलाइन देखते हैं और उसको नज़रअंदाज कर देते हैं कि भारत के नेतृत्व में तीसरी दुनिया के देशों ने COP29 में COP29 एक संयुक्त राष्ट्र का विश्व पर्यावरण संगठन है, उसका सम्मेलन चल रहा है, जिसमें ये बातें हो रही हैं कि जो आपको मैंने बताया था कि किस तरह बाइडेन के नेतृत्व में पूरी दुनिया में डीजल, पेट्रोल, कोयले को ख़त्म करके ग्रीन एनर्जी को पुश करने का एक अभियान चला था। उसके जियोपॉलिटिकल मतलब क्या है समझना मुश्किल नहीं है। कोयला कमज़ोर मतलब चीन कमज़ोर और तेल कमज़ोर मतलब अरब कमज़ोर। बहरहाल अच्छे बच्चे बाइडेन के जो ओबीडिएंट देश थे वो सारे के सारे इसमें शामिल हुए और इसमें चाइना ने भी देखा कि मेरे पास भी मौका है, मैं कमा लूँगा। तो एक प्रस्ताव आया कि दुनिया 2050 तक जितनी ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज़ करती है उतनी ही ख़त्म कर दे। यानी दुनिया में जो कार्बन उत्सर्जन है उसको हमको पहुंचाना है खर्चा प्लस कमाई मिला के 0। तो ये करने के लिए टारगेट दिया गया 2050 का। भारत ने कहा भैया तब तक नहीं हो पाएगा, 2030 तक हम 25% कर लेते हैं, 2070 तक हम 0/नील कर देंगे, एकदम ना कार्बन ज़्यादा छोड़ेंगे, जो छोड़ेंगे उतना हम अपने यहाँ शुद्ध कर देंगे हवा को। अब ये क्यों किया जाता है, इसके पीछे जो ग्राउंड बताया गया है वो ये बताया गया कि धरती का जो तापमान है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो बढ़ रहा है और धरती के तापमान को नियंत्रित करने के लिए हमको ग्रीन हाउस गैस जो है दुनिया में आ रही है उसको रोकना है। तो बाइडेन का ये जो खेल था इसमें बहुत सारे देश शामिल हुए, मोदी जी भी उत्साह के साथ शामिल हुए। अब इस प्रोग्राम में आप समझेंगे कि मोदी जी उत्साह के साथ कैसे शामिल हुए थे और अडानी जी का इसमें क्या हित है। तो ये उस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए इस बार COP29 जब हुआ तो हुआ अजरबैजान की राजधानी बाकू में। तो जब ये टारगेट दिए जा रहे थे तो विकासशील देशों ने कहा कि हमसे ना हो पाएगा भैया, हम तो अपने मुफ्त अनाज बांट के पेट पाल रहे हैं और हम आपके यहाँ कोयला ख़त्म करके कैसे आ जाएं। नए नए बिजली घर खोलें अडानी जी ने, उनका क्या होगा, कोयले के बिजनेस का क्या होगा, 100 चीज़ें हैं। तब तक अडानी जी अपना ग्रीन एनर्जी का बिजनेस खड़ा कर लेंगे। अभी हाल का जो घोटाला अडानी जी का वो भी उस लाइट में भी आप इसको देख सकते हैं। तो क्या हुआ कि इन देशों ने कहा भाई हमसे ना हो पाएगा। तो भाई विकसित देशों से कहा गया कि तुमने बहुत कार्बन फैला है दुनिया में, सबसे ज़्यादा हवा तो तुमने ही खराब की है। तो ये तय हुआ कि $300 अरब का नेता भारत है। सोलर अलायंस करके उसने एक अपना संगठन भी बना लिया है। लेकिन ये कह रहे नहीं साहब, हम तो 1.3 ट्रिलियन यानी इसका करीब 3 गुना पैसा लेंगे
और उसके बाद इन्होंने वहाँ पे बहिष्कार तमाम कर दिया। अब आप कहोगे कि भाई ये तो अच्छा है, ज़्यादा पैसे चाहिए हमको, पैसे चाहिए हमको, क्यों नहीं दोगे पैसे? तो आपको ये समझना पड़ेगा, यहीं से वो पत्रकारों की समझ की मैं चाहता हूँ कि अटेंशन चाहता हूँ कि उनको ध्यान देना चाहिए इतनी बड़ी खबर पे। ये पैसा लड्डू नहीं बट रहा है, प्रसाद नहीं बट रहा है, ये वो पैसा है जो भारत को कर्ज के तौर पर मिलेगा। कर्ज कैसा? तरह तरह का कर्ज। क्या भारत सरकार में मोदी जी या वित्त मंत्रालय कर्ज लेगा? ना, ये कर्ज विदेशों से सस्ते दाम पे भारत की उन कंपनियों को मिलेगा जो ग्रीन एनर्जी में डील करती हैं। भारत में ग्रीन एनर्जी में सबसे बड़ा खिलाड़ी अडानी जी को बना दिया है मोदी जी ने इन हाल के सालों में। बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए गए हैं। तो ये जो पैसा है ये अडानी जी को एक तो लोन मिलेगा, दूसरा सोवरन ग्रीन बॉन्ड ये जारी करके पैसा जुटाया जाएगा। अब सोवरन ग्रीन बॉन्ड क्या है? सोवरन का मतलब होता है कि जो संप्रभुता है वो सोवरेनिटी है। तो किसी राज्य को, कोई देश अपनी गारंटी दे, देश की गारंटी, भारत की गारंटी, संविधान की गारंटी, आपके जो अकाउंट में पैसे रखे हैं उसकी सोवरेन गारंटी नहीं है। कल के दिन अगर बैंक डूब जाए तो आपको कितने पैसे मिलेंगे? 5 लाख रुपए। इससे ऊपर के पैसे की कोई गारंटी नहीं है सरकार की तरफ से। और ये जो गारंटी है ये भी सॉवरेन गारंटी नहीं है, एक अलग से बीमा कंपनी बना दी गई है और आप ही के अकाउंट से पैसे काट काट के उस बीमा कंपनी में ये पैसा जाता है। और जब कोई बैंक डूबेगा तो वही बीमा कंपनी उसका आपका 5-5 लाख रुपए भुगतान कर देगी, बाकी पैसे आपके गए। तो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड यानी भारत की सरकार, हमारा 13वां राज चिन्ह, भारत के राष्ट्रपति, उनके दस्तखत वाले बॉन्ड, और वो बॉन्ड हम बेचकर पैसा जुटाएंगे। बैंड मैंने बताया था बॉन्ड क्या होता है, एक किसी खास उद्देश्य के लिए एक रकम हम किसी को देते हैं और एक खास समय के बाद हम उसको वापस खरीदने का वादा करते हैं कि भैया 10 रुपये में लिया तुमसे बॉन्ड, और अगर तुम, और इस बॉन्ड का तुम्हारे हम काम करेंगे ग्रीन एनर्जी में, और तुम 6 महीने बाद आओगे तो ये तुमको 15 रुपये हम वापस कर देंगे। इस तरह का बॉन्ड होता है। लेकिन सॉवरेन बॉन्ड होने का मतलब यह है कि देश ने इस पर जमानत दी है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये अलग अलग जगहों से जो लोन भारत को मिलने वाला वो मिलने वाला है। इस पैसे का यानी भारत नए सिरे से कर्जदार होने वाला है। भारत को बहुत सारा कर्ज मिलेगा और वो भले ही अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट जिनके ऊपर चर्चा चल रही है अडानी जी के, उनमें से काफ़ी प्रोजेक्ट्स में जो अलग अलग देशों में जिन प्रोजेक्ट्स को अभी ठुकराया जा रहा है, सोवरेन गारंटी दी गई है। भारत सरकार ने अडानी की गारंटी ली है, जिम्मेदारी ली है। इस पर एक अलग विवाद चल रहा है, अलग अलग वीडियोस में आपको बता चुका हूं, क्योंकि एक बहुत वरना इसी पे हम लोग बोलते जाएंगे। खैर, तो अब भारत कर्जा ले रहा है, देश का कर्जा बढ़ रहा है। देश का कर्जा आप कैसे चुकाते हो? जब निर्मला सीतामैया आपके सामने जब बजट रखती हैं हर साल फरवरी में, उस बजट में वो बताती हैं कि सरकार क्या क्या खर्चा करेगी और कैसे पैसे जुटाएगी। तो पहले खर्चे बताती हैं, उन खर्चों में विदेशी जो कर्जे हैं उन पे जो ब्याज दिया जाना है उसका हिसाब होता है। तो अगर मुझे 20 रुपये ब्याज देने हैं निर्मला सीतामैया जी को, तो वो 20 रुपये ब्याज का खर्चा जोड़ के फिर टैक्स बनाएंगे आपके ऊपर। यानी जो ब्याज जमा हो रहा है वो पैसा आपसे लिया जाएगा। और अभी तक की मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग ये है कि भारत के बजट का 20 से 30% पैसा ब्याज चुकाने में जाता है और देश में टोटल इनकम टैक्स जो आता है वो करीब 20% के आसपास होता है। जीएसटी भी इसी के आसपास होती है। यानी कोई एक टैक्स आपका जो है वो कर्ज का ब्याज चुकाने में चला जाता है। तो इनको क्या चाहिए? 1.3 ट्रिलियन का कर्जा चाहिए मेरे आपके सिर पे। उस कर्जे को ये देंगे अडानी जी को कि तुम ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट लगाओ, उससे माल कमाओ। अडानी जी को सिर्फ यही नहीं दिया जाता है, ग्रीन एनर्जी के नाम पे बहुत सारी सस्ती सस्ती ज़मीनें दी गई हैं। गुजरात में दी गई हैं, राजस्थान में दी गई हैं। अगर आप डिटेल में जाना चाहें तो वो भी आपको मैं बड़ी संख्या में दे सकता हूं। लेकिन अडानी के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, मैं आपको पढ़ देता हूं। जिस मैंने सहायता की बात की उसमें सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड है, इंटरनेशनल मदद है $100 बिलियन की,
नेशनल हाइड्रोजन मिशन पे $2.4 बिलियन जो है वो मिलने वाले हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पैसा हमको अडानी जी के मिलने वाला है। अब अडानी जी को क्या क्या मिला? वर्ल्ड बैंक, IMF से जो सस्ते कर्जे मिले वो अडानी जी के काम आए। इसके अलावा सस्ती ज़मीन मिली गुजरात में, राजस्थान में। गुजरात का ज़मीन घोटाला तो आपको याद होगा कि किस तरह से ज़मीन अडानी जी को दूसरी कंपनियों के मुकाबले कौड़ियों के दाम दी गई, और इसके साथ साथ धंधे का जुगाड़ भी किया गया। अडानी जी को 4 फायदे दिए गए। एक तो वित्तीय सहायता और सब्सिडी, वहाँ से कर्जा लेके आएंगे, यहाँ मुफ्त में देंगे। दूसरा, भूमि आवंटन, मेरे देश की धरती सस्ते दाम पे दी जाएगी, टैक्स में छूट दी जाएगी, और इंसेंटिव के नाम पे, इसके नाम पे, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के नाम पे छूट दी जाएगी। और इसके साथ साथ निवेश प्रोत्साहन को लेके पैकेज भी दिया जाएगा कि भैया पैसा इन्वेस्ट करोगे तो हम तुमको पैकेज देंगे। बहरहाल कुल मिला के वो जो पैसा कर्जा लेके हम आ रहे हैं, उस पैसे का भारत में ये इस्तेमाल हो रहा है। अब अडानी जी जो कमाई करें उसमें बाहर से भी माल लाएं। याद कीजिए, प्रधानमंत्री हुआ था ब्रिटेन का, हमारे आपके सबके सामने, अजीब गरीब बाल होते थे उसके, बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन बाबू जो हैं वो एक बार भारत आए थे, और भारत में आए तो बुलडोजर के ऊपर खड़े होकर फोटो खिंचा रहे थे, क्योंकि गुजरात के चुनाव में और यूपी के चुनाव में बीजेपी का एक प्लैंक था। तो बोरिस जॉनसन ये डांस क्यों कर रहे थे मोदी जी के इशारों पे? उसकी एक वजह थी। बोरिस जॉनसन जो है उन्होंने एक सेटिंग की अडानी जी के साथ में, उसकी एक डील हो गई। डील क्या हुई? भारत ने, मोदी जी एक नया शब्द लेकर आए। मोदी जी तो आपको पता जुमलों के माहिर हैं। मोदी जी ने कहा वन सन, वन अर्थ और वन ग्रिड, यानी धरती एक है, सूरज एक है और ग्रिड भी एक है, यानी एक ही बिजली की ग्रिड बना देंगे। तो क्या होगा? जो दुनिया भर के अडानी जी के सोलर प्रोजेक्ट राजस्थान में लगे हुए हैं, आप नज़र डालते जाओ, सुबह से शाम हो जाएगी, आप पार नहीं कर पाओगे। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो लगे हुए हैं, गुजरात में लगे हुए हैं, बाकी राज्यों में लगे हुए हैं, उनसे जो बिजली पैदा होगी वो बिजली बाहर जाएगी, भारत को नहीं मिलेगी। जैसे अंबानी रूस का सस्ता तेल खरीद के उसकी रिफाइनिंग करके ब्रिटेन को दे रहा था, पूरे यूरोप को दे रहा था, भारत में पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ था, जबकि हमारा देश सस्ता कच्चा तेल रूस से खरीद रहा था। उसी तरह से इस मामले में ये जो वन अर्थ वन ग्रिड है, इससे हमारे यहाँ से सोलर एनर्जी यूके को बेची जाएगी, ये समझौता करके आ गए मोदी जी। अब बोरिस जॉनसन खुश क्यों था? वो भी अपने यहाँ ग्रिड लगा लेता। ये तो अडानी का दम था कि उसने ग्रिड लगा दिया ना। दरअसल सोलर एनर्जी बनाने के लिए चाहिए तेज धूप। यूके में नहीं आती है। यूके में इतनी तेज धूप नहीं आती है कि वहां पर ग्रिड बना के आप जो है बिजली बना सको। तो क्या होगा? धूप हमारी, जमीन हमारी, और बिजली मिलेगी यूके को, यानी ब्रिटेन को। लेकिन इसका भी एक पहलू है। ये जो सोलर ग्रिड लग रही है ना, ये उस जमीन पे लग रही हैं जिस पे आज सोलर ग्रिड है तो कल कुछ खाने पीने क्या को उपजाया जाता था। कहीं दाल की खेती थी, कहीं गेहूं की थी, कहीं सोयाबीन की थी, कहीं चावल की थी। तो जो कृषि भूमि थी, उस भूमि पे आपने लगा दिए सोलर पैनल, और उस सोलर पैनल से आप सप्लाई किए जा रहे हो बिजली विदेशों को, और वहां पे अडानी जी, वाह, बरसाती बरसात हो रही पैसों की। तो ये जो प्रोजेक्ट थे, इन प्रोजेक्ट के पीछे बहुत सारे दूसरे पहलू भी हैं, क्योंकि ये जो अमीर देश है ना, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, इन्होंने पहले किया है बहुत ज़्यादा नरक, और ये अभी भी अपने यहाँ पर जो नेट ज़ीरो लाने वाले हैं उसमें भी बदमाशी है। अमेरिका की हवा को क्लीन करने के लिए ग्रीन एनर्जी का नेट ज़ीरो हम देंगे, ब्रिटेन की ग्रीन एनर्जी का नेट ज़ीरो हम देंगे। कैसे देंगे? बिजली एक्सपोर्ट करके नहीं, एक और तरीका है। एक होता है कार्बन क्रेडिट। दुनिया में जो देश ग्रीन हाउस गैसेस को कटौती करेगा उसको एक पर्ची मिलती है जिसको कहते हैं कार्बन क्रेडिट। लो भाई, आपने बहुत अच्छी बचत की है तो आप ये 2 लाख करोड़ के 2 लाख कार्बन क्रेडिट आपको मिले, यानी 2 लाख
क्रेडिट हैं वो, अब उसको आप सिक्का मान लो, रुपए मान लो, जो भी मान लो, अब आपके पास में बहुत सारे क्रेडिट इकट्ठे हो गए। आपने हवा को स्वच्छ रखा, आप अफ्रीका के देश हैं, आप भारत हैं या कोई और भी हैं, तो क्या होगा? अमेरिका कहेगा भाई देखो ऐसा है, हमारे यहाँ से तो हवा में पोल्यूशन जाएगा, हम रोक नहीं पा रहे हैं, तो क्या करें? बोले हम आपसे क्रेडिट खरीद लेते हैं। मतलब आपने जो ग्रीन एनर्जी बनाई है, उस ग्रीन एनर्जी से हम यहां पर पॉल्यूशन फैलाएंगे और ये दुनिया का टेम्परेचर 2 डिग्री नीचे लाने की बात करने वाले लोग हैं। इस वाले कॉप सम्मेलन में ये बात हुई कि असंतोषपूर्ण धनराशि तो दी ही गई है, इसके साथ साथ एक और तर्क आया, वो ये आया कि कार्बन ट्रेड जो है, कार्बन क्रेडिट जो है, उनकी ट्रेडिंग हो पाई। यानी एक देश ने अपने यहाँ पे जितना ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम किया है, उसके बदले उसको इनाम के तौर पे जो मेडल मिलेगा, वो मेडल वो दूसरे देश को बेच सकता है और उस दूसरे देश के यहाँ पे उस मेडल की वही अहमियत होगी जो हमारे यहाँ है। यानी वो धुआं छोड़ देगा और कहेगा देखो मेरे पास मेडल है, मेरे भाई ने जो है ना वो बचाया है, इसलिए हिसाब बराबर। इस तरह से पूरी दुनिया में ये सब चल रहा है। तो अब आप एक खबर, पर्यावरण सम्मेलन की सामान्य सी खबर सामने से आके चली जाती है, लेकिन एक देश के लिए, एक राष्ट्र के लिए और उस राष्ट्र के नागरिक के लिए बहुत अहम होती है और इसीलिए ये खबर पत्रकारों को सब तक पहुंचानी चाहिए थी। इस विषय पे पहले मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं, अलग अलग जानकारियां आपको दे चुका हूं। अब आपको मैं अपनी बीमारी के बारे में बता देता हूं। बीमारी बहुत छोटी है, एक छोटी सी गलती मैंने की थी, उस गलती का ये नतीजा है। गलती ये की थी कि जो नाक है इसका ये त्रिकोणीय हिस्सा है, इसमें अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो ऐसा डॉक्टर का कहना है कि ये जानलेवा बन सकता है, क्योंकि इस हिस्से से सीधा ब्रेन का कनेक्शन है और कभी भी यहाँ से इन्फेक्शन दिमाग में जा सकता है और आदमी को लेने के देने पड़ सकते हैं। तो हमारे मामले में क्या हुआ कि हमने जो है बाल जो नाक के 1-2 बाहर आते थे उनको पकड़ के खींच दिया। खींचने से वहाँ अंदर इंजरी हुई और उस इंजरी के अंदर इन्फेक्शन चला गया। वो इन्फेक्शन बढ़ता रहा। 2-3 दिन हम आराम से ऊपर वाले का धन्यवाद करेंगे या सद्बुद्धि है हमारे पास, ये मान लीजिए, हमने उसको दबाया नहीं, छेड़छाड़ नहीं की, क्योंकि दबाने और छेड़छाड़ करने से ये खतरनाक हो सकता था, क्योंकि ब्रेन तक पहुंचने के चांसेस बढ़ जाते, क्योंकि आप पंप कर रहे हैं यहाँ से। तो वो पूरी अवस्था है। ईएनटी के हमारे जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने 3 एंटीबायोटिक दिए हैं, 2 ओरल है, 1 टॉपिकल है, 1 लगाने वाला है और 2 खाने वाले हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी दवाएं हैं, एंटी एलर्जिक है ताकि कोई इरिटेशन ना हो, कोई आदमी खुजली ना कर ले। इसके अलावा और बहुत सारी दवाएं हैं गैस, एसिडिटी वगैरह वगैरह की, ताकि एंटीबायोटिक से एसिडिटी ना हो। तो ये वो दशा है जिसमें बोलना भी मुश्किल है और बोलते हैं तो यहाँ दर्द होता है। और आपको इस बीमारी के बारे में मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ, कहने को तो ये फुड़िया है, लेकिन एक फुड़िया कुछ जगहों पर बहुत खतरनाक हो जाती है और इसको डेंजरस एरिया मेडिकल साइंस में डिफाइन किया गया है। ये जो पिरामिड है नाक वाला, ये त्रिकोण है, यहाँ पर अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो अतिरिक्त सावधानी बरतें। मेरे बताने के पीछे मकसद ये है कि आपको भी ये एक अवेयरनेस हो जो ज़्यादातर लोगों को नहीं होती है। कहीं फोड़ा फुंसी होता है, हम चाहते हैं दबा के उसका मवाद निकाल के उसको साफ़ कर दें। मैंने नहीं किया, बच गया, आप लोग भी मत करिएगा। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभारी हूँ जिन्होंने इन 2-3 दिनों में, जब मैं बीमार था, मुझे फ़ोन करके मेरा हालचाल लिया, मुझे बहुत सारी दवाएं, घरेलू नुस्खे, डॉक्टरों के नाम, बहुत कुछ सुझाया। सबकी राय का पालन मैं नहीं कर सकता था, क्योंकि ये एक जोखिम भरा मामला था। तो जो डॉक्टर ने कहा उसका मैं पालन कर रहा था और उसी का पालन आगे करने वाला हूँ। अगर गड़बड़ होती है तो फिर और दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अब सब कुछ नियंत्रण में आ गया है और 1-2 दिन में हम बगैर तकलीफ़ के बात कर पाएंगे। अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ तो दर्द नहीं होगा। वीडियो को लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि अभी वीडियो हमारा जो है उसमें 70% लोग हमारे नियमित दर्शक हैं, हमेशा देखने वाले हैं। नए लोगों तक हमारी पहुंच तभी होगी जब आप लोग पहुंचाएंगे। साझा करें, क्योंकि इस तरह की जानकारियां निकाल के लाना और कम से कम आपके सामने रखना ये महानता नहीं है। बड़ी बात यह है कि ऐसी जानकारियां आपके मित्रों को, आपके दोस्तों को मिलें जो मीडिया से छूट जाती हैं।
नमस्कार, जय हिंद।